हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 25 फरवरी को जो चित्रकला का एग्जाम होने वाला है उसका फाइनल क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इसके पहले मैं 3 वीडियो आपको दे चुका हूँ और ये चौथा मेरा वीडियो है। इस चारों वीडियो का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी है, यही ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा एकदम फाइनल। 100 नहीं 200% गारंटी देता हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 वीडियो आपको देखने की जरूरत है। यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में ना लड़े तो फिर आकर इसी वीडियो पे कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है ना। चलिए, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से लड़ जाएगा टोटल, लेकिन हाँ रिवाइज करके जाना है, पूरा वीडियो को फुल वॉच करके जाना है, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। यदि ना लड़े तो फिर आके बताना, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे सभी वीडियो का। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मृति के आधार पर किसी अनुभूत वस्तु को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो स्मृति चित्रण कहलाता है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का लाभ आपको मिल सके। यहाँ पर परिपूर्ण तरीके से सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, लंबे आकार की वस्तुओं को कागज पर डैश में चित्रित करना चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर यदि पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना मैं सारा का आंसर देते जाऊंगा, ठीक है। लंबे आकार की वस्तुओं को कागज में डैश चित्रित करना चाहिए था, चित्रित करना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना मैं इसका सही आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबाई, ठीक है। लंबाई सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, स्मृति चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा परिपूर्ण तरीके से, सारा का सारा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चित्रण को प्रभावी एवं आकर्षक बनाने के लिए किनकी अभिव्यक्ति आवश्यक होती है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा छाया एवं प्रकाश दोनों की, ठीक है। ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर है, चित्रण में छाया एवं प्रकाश की अभिव्यक्ति के लिए कितने नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं? चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2B, यानी क सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2B याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, जैसे जैसे वस्तुएं दृष्टि से दूर होती जाती है वे छोटी धुंधली और आपस में मिली हुई दिखाई पड़ती है, यह किसके कारण होता है? तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर बताइए कि सही आंसर क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। जितनी दूर जाएगी उतना धुंधली दिखाई देते जाएगी, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेत्र जया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेत्र जया के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? नेत्र जया के कारण वृत्त को कैसा बनाया जाता है? तो दीर्घ वृत्त बनाया जाता है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ वृत्त। चलिए नेक्स्ट है, पेंसिल की नोक को बारीक बनाने के लिए कितने नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए? तो 0 नंबर का, याद रखिएगा 0 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखाएं खींचते समय पेंसिल को किसकी तरह पकड़ते हैं? छड़ी की तरह, छत की तरह, लकड़ी की तरह, तो पेन की तरह, यानी ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। शेड देते समय पेंसिल को रखते हैं, चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो क्षैतिज रखते हैं, ठीक है। क्षैतिज यानी इस तरीके से, और ऊर्ध्वाधर होता है, यानी जो खड़ी हो उसको ऊर्ध्वाधर, जो सोया हुआ उसको क्षैतिज बोलते हैं। अगला है, रेखाओं को खींचना चाहिए, रेखाओं को खींचना चाहिए तो बाएं से दाएं खींचते हैं, बाएं से दाएं, यानी ऑप्शन क हो जाएगा, ठीक है। अगला है, बर्तनों के मुंह अथवा तली आदि को बर्तन बनाने के लिए कौन सा आकार बनाते हैं? ठीक है, सही आंसर बताइए। तो दीर्घ वृत्त बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चित्र बनाते समय दूर स्थित वस्तु का चित्रण करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा तथा अस्पष्ट, ठीक है। चलिए अस्पष्ट। अगला है, चित्र को कागज पर इस प्रकार बनाना है कि कागज की लंबाई चौड़ाई के अनुसार वह सर्वाधिक आकर्षण लगे, कहलाता है चित्र संयोजन कहलाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन क। चलिए अगला है, यदि दिया गया मॉडल अथवा वस्तु ऊंचाई में अधिक है तो कागज पर चित्र को कागज की डैश की दिशा में बनाना चाहिए, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई,
ठीक है, यानी ऑप्शन घ। चलिए अगला है, घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? घनाकार वस्तु में कितने फलक होते हैं? सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8। सही ऑप्शन बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6, यानी ग नंबर 6 सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से घनाकार वस्तु का उदाहरण है? संदूक, पुस्तक, कनस्तर, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, गोल और बेलनाकार वस्तुएं बनाने के लिए उसकी विभिन्न स्थानों पर ऊंचाइयों और चौड़ाइयों का डैश ज्ञात कर लेना चाहिए। तो अनुपात ज्ञात कर लेना चाहिए, यानी ऑप्शन क सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, फल और सब्जियों का चित्रण करने के लिए उसकी मोटाई तथा गोलाई को ध्यान में रखते हुए एक डैश खींचते हैं। तो वृत्त खींचते हैं, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, चित्र में प्रकाश और छाया का प्रयोग करने से उनमें किनका समावेश होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुंदरता का, यानी ऑप्शन ग। चलिए अगला है, चित्र में प्रकाश दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? सही आंसर बताइए। तो पतली का, है ना, पतली, यानी ऑप्शन क। चलिए अगला है, चित्र में छाया दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग करते हैं? तो मोटी, यानी ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि किसी चित्र के खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला गया हो तो उसके ऊपरी परे भाग में किस दिशा से शेड डाला जाएगा? ठीक है, किस भाग में शेड डाला जाएगा? तो दाईं भाग में। ठीक है, अगला है, चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए? तो HB से, यानी ऑप्शन ख। चलिए अगला है, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है कहलाती है। स्पर्श यानी काटती है, उसे कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं उसे। ठीक है, यानी क सही आंसर हो जाएगा, स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए स्पर्श रेखा होता है जो इससे छू कर यानी काट कर निकलती है। चलिए अगला है, वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह कहलाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताने की कोशिश करें तो स्पर्श बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वह निश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है तो वह क्या कहलाती है? तो छेदक रेखा कहलाती है। यानी यहाँ पे देखिए एक वृत्त है और यहाँ पे ये एक लाइन खींची गई है, तो इसको छेदक रेखा बोलते हैं। यानी दो बिंदुओं से ये गुजर रही है तो इसे छेदक रेखा बोलते हैं। किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए 1, 2 यहाँ पे, तो देखिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं कहलाती है, क्योंकि स्पर्श रेखाएं तो 2 खींची जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी वृत्त की परिधि पर दिए गए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ठीक है, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक वृत्त है और कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, परिधि से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए इसको परिधि बोलते हैं, ये स्पर्श रेखा है, तो एक स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है? तो 90 अंश का। ठीक है, याद रखिएगा 90 अंश का बनाती है। ठीक है, चलिए अगला है, प्रत्येक वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात क्या होता है? तो होता है 22/7, यानी ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाली किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? तो वृत्त कहलाती है, यानी ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आपको फिगर पे बता दें कि ये देखिए ये अनेकों यहाँ पे वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि तक के तो त्रिज्या कहते हैं। देखिए त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, यानी ऑप्शन क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त का वह भाग जो एक चाप और 2 अर्ध व्यासों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, क ख ग घ में, तो यहाँ देखिए एक फिगर बता दें, वृत्त का वह भाग जो एक चाप और 2 अर्धवृत्त हो, ये चाप हो गया। ठीक है, आइए देखिए ये ये इसको चाप बोलते हैं। अर्ध व्यासो, यहाँ पे अर्ध व्यास भी है, ये घिरा हुआ क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? सही आंसर बताइए, इस फिगर को क्या बोलते हैं? तो द्वे त्रिज्य बोलते हैं, द्वे त्रिज्य।
दो त्रिज्य बोलते हैं, ठीक है, यानी क। चलिए, वृत्त का अर्ध भाग क्या कहलाता है? वृत्त का अर्ध भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन है, वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? तो वृत्तपाद कहलाता है, पाद, वृत्तपाद कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगला है, परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? तो चाप कहलाता है। परिधि का कोई भाग चाप कहलाता है, ठीक है। कोई भी यहाँ से भाग आप निकाल सकते हैं, ये चाप है, ठीक है। यहाँ से ये भाग निकाल दीजिए, इस भाग को चाप बोलते हैं, यानी ये भी एक चाप है। चलिए, अगला है, किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो एक केंद्र होते हैं, किसी भी वृत्त में एक ही केंद्र होते हैं, ठीक है। अगला है, जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं अथवा सिप पर होते हैं, उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के डैश कहा जाता है, तो अंतर्गत, अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र की सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती है अथवा शीर्ष आकृति पर पड़ती है, तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के डैश कहते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको आंसर याद हो तो सही बताइए, वरना मैं बताता हूँ परिगत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, किसी आकृति को बाह्य स्पर्श करता हुआ ऐसा वृत्त जो उस आकृति को दो बढ़ाने पर उन्हें स्पर्श करता है, उस आकृति को क्षेत्र का डैश कहलाता है, तो बहिर्गत कहलाता है, ठीक है, बहिर्गत। चलिए, अगला है, एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोण का योग दो डैश होता है। सही आंसर बताने की कोशिश करें, दो डैश होता है, तो दो समकोण होता है, यानी 180 होता है, ठीक है, दो समकोण यानी 180। चलिए, अगला है, जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तब क्षेत्र की प्रत्येक डैश को स्पर्श करता है। सही आंसर बताने की कोशिश करें, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो भुजा कहलाती है, यानी ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी बहिर्गत वृत्त के केंद्र कहलाता है, बहिर्गत वृत्त के केंद्र कहलाता है, बही केंद्र कहलाता है, ठीक है। अगला है, किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे कहते हैं, किसी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है तो उसे क्षेत्रफल कहते हैं, याद रखिएगा, उसे क्षेत्रफल कहते हैं। अगला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार गुने ऊंचाई बटा 2, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई भी बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो भुजा गुने भुजा, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी योग, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज की कोई माध्यिका उसके दो भागों में विभाजित करती है और वे भाग क्षेत्रफल में डैश होते हैं। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? ठीक है, मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? मध्य बिंदु को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, और ये मिलाने से समांतर, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। तो ये देखिए, ये समांतर चतुर्भुज, इसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। मध्य बिंदु से जो मिलाई जाती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो वस्तु में समावेश करता है, उसे क्या का बोलते हैं? सही आंसर बताइए, तो सौंदर्य का, सौंदर्य का। चलिए, वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। तो ज्यामितीय आलेखन कहलाता है, याद रखिएगा, ज्यामितीय आलेखन, ठीक है। ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वांग आलेखन, सर्वांग आलेखन। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है, ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार है रेखाएं, यानी ऑप्शन ख। चलिए, ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर बताने की कोशिश करें तो 2B, यानी ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, ज्यामितीय तत्वों से, ठीक है। चलिए, अगला है, ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं,
ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं श्वेत श्याम रंग, श्वेत श्याम रंग, ऑप्शन ग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अल्पना का जन्म हुआ, अल्पना का जन्म कहाँ हुआ, तो बंगाल में, यानी ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, इसका सही आंसर बताइए, कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, साधारणी मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं, तो 2 प्रकार के, यानी ऑप्शन ग सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं, इसका सही आंसर बताइए, 3, 4, 2, 5, तो 3 सही आंसर हो जाएगा, 3 दिखाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है निरूपक भिन्नों में अंश होता है हर से, तो छोटा होता है, याद रखिएगा, निरूपक भिन्नों में जो अंश है हर से छोटा होता है, तो छोटा कहाँ है, ऑप्शन ग में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न, अंश छोटा होता है हर से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निरूपक भिन्न का अंश डैश सदैव रखा जाता है, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है, तो 1, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 यानी 1। चलिए अगला है विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नाय अंकित कर सकते हैं, कितने नाई अंकित कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निरूपक भिन्न की इकाई होती है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं होती है। अगला है समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या कहलाता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन घ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 5 सेंटीमीटर 3 मीटर प्रदर्शित करने के लिए विकर्ण मापनी में निरूपक भिन्न क्या है, तो इसके माप कर आप देख लीजिए, 5 दोनों को पहले 1 यूनिट में बदल दीजिए, 1 इकाई में। ठीक है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान होता है, तो 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से नीचे गुना करना पड़ेगा, यानी 300 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 5 बटा ये 300 हो जाएगी, इसको काट दीजिए, 100 से 20 हो जाएगा, यानी 20 या 60, 1/60, यानी ऑप्शन ग सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर हो जाएगा, 1/60। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी के निरूपक भिन्न कहलाती है, इसको भी चेंज कर लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर 1 गुने 100। ठीक है, इसे काट लीजिए, तो पॉइंट हटाइए तो 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 हो जाएगा, और 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ग इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ग यानी 1/40। ठीक है, चलिए 1/40 इसका सही आंसर हो जाएगा ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और सभी वीडियो को, चारों वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, यहीं से 100% क्वेश्चन आएंगे और कहीं से आने वाला नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।